अगर आप देखें ध्यान से तो इंडिया की इकोनॉमी जो है, हम कहते हैं फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। करीब करीब $4 ट्रिलियन की हमारी इनकम है। अब इसके बाद हम कर क्या रहे हैं, हमारी पर कैपिटा इनकम करीब करीब $3,000 की है। और इसकी इंक्रीज की हम बात कर रहे हैं, कैसे ये इंक्रीज हो सकता है। जितना इंक्रीज होगा उतना अच्छा है। इस बार जो बजट की हाइलाइट्स थी, इन्होंने मेनली जो है बजट को जो टारगेट किया था उसमें कुछ चीजें जो बहुत फोकस किया था, वो एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई एंड मिडिल क्लास, इस चीज को इन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की थी। और जिन लोगों को टारगेट किया था उसके लिए फार्मर्स, पुअर्स, वुमेन एंड यंग जनरेशन, ये उनके टारगेट ग्रुप्स थे। इन्होंने कुछ चीजें बताई। अगर आप बजट को ध्यान से देखेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू रिसीट्स जो है करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए का, 26,000 करोड़ रुपए, 26 लाख करोड़, एक्सक्यूज सॉरी, 25 लाख करोड़ से 25,83,499 करोड़, तो करीब करीब 26 लाख करोड़ बनते हैं। अगर आप देखेंगे हमारा जो नॉन टैक्स रिसीट्स है, ये बहुत ज्यादा नहीं होता, मेनली आपका टैक्स रिसीट ज्यादा है। कैपिटल रिसीट्स ठीक है, इधर उधर से कुछ डिसइन्वेस्टमेंट्स, कुछ लोन के पैसे आते हैं इनके पास। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप देखेंगे तो लगभग उतना ही पैसा जा रहा है जो कैपिटल रिसीट से आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग लगभग बराबर हो रहा है। पहले एक टाइम ऐसा होता था कैपिटल रिसीट्स हमारे दो, अभी भी ज्यादा है, करीब करीब 2 लाख के आसपास। बट इफ यू सी कि अब हम उसके पास पहुंच गए हैं। अगर आप 10 साल पहले के बजट देखेंगे तो हमारे बहुत सारे कैपिटल रिसीट्स जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च होते थे, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। ये उसी तरह है कि आप अपना घर बेचे और राशन और चावल और आटा खरीदे घर का, तो वो सही नहीं होता है। घर का रोज का जो कहते हैं ना, रोज के जो खर्चे हैं वो रोज की इनकम से होना चाहिए। मैं थोड़ा सा लेमन के लैंग्वेज में बता रहा हूँ, एज्यूमिंग कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आप में से। जब मैं टीचर्स को बताता हूँ यही बात तो कुछ और तरीके से बताता हूँ, आपको अलग तरीके से बताऊंगा। एज्यूमिंग कि हाँ, आप इंडस्ट्री से कुछ लोग हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे जो जीडीपी और टैक्स का रेशियो है वो करीब करीब 11% है। नो डाउट इंक्रीज हो रहा है हर साल, हमारे लोग टैक्स दे रहे हैं, नो डाउट। डायरेक्ट टैक्स जो देने वाले लोग हैं वो कम है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स का वैल्यू हर साल बढ़ रही है, परसेंटेज भी हर साल बढ़ रहा है और टोटल टैक्स भी हर साल लगभग लगभग बढ़ रहा है। तो इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप ध्यान से देखिए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब 15 लाख करोड़ रुपए का हो रहा है इस टाइम। अगर आप इसे कंपेयर करें केवल 10 साल पहले से, तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर 3 टाइम्स हो गया है। देखिए 2016-17 में करीब 4.5 लाख करोड़ का था। अब अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, आपका रोड्स बन रहे हैं, तो जो भी हमारा प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी है वो तेजी से इंक्रीज हो रही है। अब प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी अगर इंक्रीज होगी तो ये क्या देगी, ये हमारा जीडीपी को इंक्रीज करेगी, जीडीपी का ग्रोथ होगा, जीडीपी का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये हमें समझना चाहिए। नेक्स्ट, कहाँ कितना खर्च हो रहा है, तो मेनली आपके इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो देखना है वो एक देखना है, बहुत कंसर्न की बात है कि हमारा करीब करीब 12 लाख करोड़ के आसपास हमारा इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्च हो जाता है। अगर ये कम हो जाए तो इट इज गुड फॉर इंडिया। दूसरी चीज जो है, हमारा जो बहुत बड़ा खर्च है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हो रहा है। और ये जो मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा है, ये प्योर गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर की मैं बात कर रहा हूँ। आई हैव नॉट एडेड वो जो कि हमारा कुछ ग्रांट्स दे देते हैं। अगर उस ग्रांट्स को भी ऐड करेंगे जैसे मनरेगा वगैरह में, जिससे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं एक्चुअल में, तो वो करीब मिला के 15 लाख करोड़ के आसपास होता है। एक ये डेटा हर साल रिलीज होता है कि हमारा जो पैसा आता है, जब हम बजट बनाते हैं तो हमारा कहाँ कहाँ से पैसा आता है। तो देखेंगे 27% हमारा बोरिंग से आता है, 19% इनकम टैक्स से आता है, और जीएसटी भी अब 18% के आसपास हो गया है, गुड फॉर द इकोनॉमी। और कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनियां हमें देती हैं वो 17% है, बाकी छोटे मोटे इधर उधर से आते हैं। लेकिन मेन सोर्स जो है आपका जीएसटी, इनकम टैक्स और आपका कॉर्पोरेट टैक्स, ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है। नो डाउट बोरोइंग्स में जो यहाँ वैल्यू शो होती है वो है जो जैसे आप सुकन्या लेते हैं, पीपीएफ लेते हैं, तो ये सब गवर्नमेंट के पास एक लाइबिलिटी की तरह जाता है और गवर्नमेंट उस पैसे को अपने लिए खर्च करती है और बाद में आपको वापस करती है। तो गवर्नमेंट के ऊपर वो बोरोइंग्स एक तरह से लाइबिलिटीज होती है। नेक्स्ट,
अगर देखेंगे पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, तो जो कंसर्न है मैंने पहले भी बताया आपको, मेनली इंटरेस्ट पेमेंट का है। बहुत बड़ा चंक जो है इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्च होता है। नो डाउट सेंटर के स्कीम्स हैं, जो डिफरेंट स्कीम्स है उसके ऊपर खर्च होता है। 16% के आसपास स्टेट को देते हैं, इनकम का करीब 21% के आसपास। तो ठीक है, पेंशन का पैसा जो पहले बहुत ज्यादा होता था अब थोड़ा कम हो गया है। नो डाउट अगर ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा आती है तो ये स्कीम ये खर्च बढ़ जाएगा, विच इज विल नॉट बी गुड फॉर द इकोनॉमी। फिजिकल डेफिसिट बहुत कंट्रोल कर लिया है इंडिया ने, 5% के नीचे आ गया है। और नेक्स्ट टाइम इनका टारगेट है कि 4.5 पे ले जाएंगे, विच इज वेरी गुड फॉर इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमें लगता है बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, लेकिन इफ यू कंपेयर इंडिया इकोनॉमी विद अदर इकोनॉमी यू विल फाइंड कि नहीं, हम लोग बहुत अच्छे हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड जीडीपी ग्रोथ। तो ठीक है, एक पर्टिकुलर पार्टी का होकर कोई अपोज कर सकता है, कुछ चीजें मुझे अच्छी लग सकती है, कुछ खराब लग सकती है, बट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इट इज गुड फॉर आवर कंट्री। टैक्सेस के स्लैब में कोई चेंजेस हुए हैं वो आप लोग ने देख लिया होगा, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। और किसी को अगर जरूरत होगी कि हाँ क्या चेंजेस हुए हैं, उसका आपका टैक्स कैलकुलेशन में कैसे इफेक्ट होगा, तो ऑलरेडी मैंने बजट पे चर्चा नाम का एक वीडियो बना के अपने यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप लाइव में जाएंगे तो देख लेंगे उसमें। ठीक है, ये है कि आपके स्टैंडर्ड डिडक्शंस वगैरह थोड़े बढ़ गए हैं, गुड फॉर यू। और जो मेन चीज आपको जानने वाली है वो ये है, एज ए इक्विटी इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आप सब लोग आज जुड़े हैं इक्विटी इन्वेस्टर, जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 15 से 20 हो गया, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 10 से 12.5 हो गया। 12.5 प्रॉपर्टी पे भी हो गया, जो पहले 20 हुआ करता था। और इंडेक्सेशन के बेनिफिट को हटा दिया गया। इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता था जितनी महंगाई हुई है उसको हटा के जो गेन होता था उसी पे केवल आपको, अगर कोई 100 रुपए की चीज आपने 200 में बेची तो इंक्रीज 100 का हुआ, 100 पे टैक्स नहीं लगता था। महंगाई के हिसाब से 100 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सपोज वो 140 हो गई, तो जो बचा 60 है उसी पे टैक्स लगता था। इंडेक्सेशन का पहले ये बेनिफिट मिलता था, जब उसको हटा दिया गया। पॉजिटिव है नेगेटिव है, देखिए जो है हमें तो उसी में डिसीजन लेना है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचने वाला इंसान हूँ, और मैं हमेशा जानता हूँ कि स्टॉक मार्केट में पैसा वो कमा सकता है जिसको ये पता हो कि कल आज से बेटर हो। जिसके दिमाग में ये चीज हमेशा क्लियर है, आने वाला कल आज से हमेशा बेटर होगा, तभी आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हैं। जहां पे भी आपके दिमाग में ये आता है कि आने वाला कल आज से खराब होगा, आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 1,25,000 कर दिया गया है। इस आज भी मेरे पास 2 लोग आए थे, मुझे बड़ा दुख होता है इतना एजुकेशन देने के बावजूद, इतना एजुकेशन देने के बावजूद कि हाँ जी लास्ट ईयर क्या आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक किया। सिंपल, वो स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करते, दे आर द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। मैंने कहा क्या आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक किया? नहीं सर, वो तो हम नहीं कर पाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि 1% अपने ब्रोकर को दे दो। अच्छा ब्रोकर रखो, जो ब्रोकर का मतलब वो नहीं होता जो एजेंट है, ब्रोकर का मतलब जो एडवाइजर हो, जो आपको एडवाइस दे। एडवाइस के लिए वो आपसे कुछ पैसे ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के चक्कर में पड़ते हैं, मैं फिर कहता हूँ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड अच्छे होते हैं, लेकिन या तो आप उस अच्छे का फायदा उठाएं। अब आपने ½ % ब्रोकरेज बचाया और उस चक्कर में 1,25,000 का जो गेन हो सकता था वो आपने गंवा दिया 1 साल में, अल्टीमेटली आपने कुछ नहीं किया। तो अगर आपका ब्रोकर अच्छा होता, वो आपको फोन करता, बोलता सर इस महीने आपको कैपिटल गेन बुक करना है, और आप 1,25,000 1 लाख था पिछले साल, तो 1 लाख आप बुक करते, तो वो दैट विल बी द बेटर स्ट्रेटेजी। तो माई हम्बल रिक्वेस्ट, इधर यू बिकम सेल्फ सफिशिएंट कि हाँ हम खुद डिसीजन लेंगे और ये चीज सेल्फ डिसिप्लिन होके काम करेंगे, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो प्लीज टेक हेल्प। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बीमार हैं तो एक डॉक्टर की हेल्प ले, अगर आपके पास कोई लीगल प्रॉब्लम है तो एक लॉयर की हेल्प ले, अगर कोई बच्चा है उसको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप भी हमेशा कहते हैं बच्चा मेरे पास आओ, डाउट पूछो, टीचर की हेल्प ले। सेम वे अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो लीजिए, और उसके लिए कुछ अगर आपको एडवाइजरी चार्ज देना पड़े तो बी रेडी फॉर दैट, बिकॉज आपको कई बार आपका गेन जो है वो एडवाइजरी चार्ज से ज्यादा होता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। तो प्लीज इसको, इस बार 1,25,000 का है, इसको आप कोशिश करेंगे कि इसको एंजॉय करें। एनपीएस वात्सल्य नाम की एक नई स्कीम आई है बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे 18 साल से छोटे हैं तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। प्लीज अपने बच्चों की पेंशन का प्लान करिए, इस स्कीम में आप जरूर इन्वेस्ट करें।
इक्विटी का इसमें एलोकेशन लें, क्योंकि बच्चे का अगर आपका 18 साल का कम का बच्चा है तो इसका मतलब हो गया कि उसके पास कम से कम 40 साल है रिटायरमेंट होने के लिए, मिनिमम 40-42 साल है। तो इक्विटी का एक्सपोजर लेके एनपीएस वात्सल्य इसके बेनिफिट को जरूर लें, जरूर लें। जैसे मेरा बेटा अभी 17 साल का, 16 साल कुछ महीने का है, मेरी बेटी 12 महीने की, 12 साल की है। मैं दोनों के लिए एनपीएस वात्सल्य खोलूंगा और पक्का खोलूंगा, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी, आप क्या करें, लेकिन दिस इज अ वेरी गुड स्कीम। और क्योंकि अल्टीमेटली जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट इसमें मिलेगा वो और कहीं आपको नहीं मिल सकता। होगा क्या, आप अगर किसी शेयर में या म्यूचुअल फंड में रखते हैं, आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा काम आएगा कि आप उसे तोड़ देंगे, आप उससे पैसे को निकाल लेंगे। कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर है, नीचे है, डर है, ये है, वो है, करेगा। लेकिन अगर आपने एक बार पैसा एनपीएस में डाल दिया तो आपको पता है वो निकल ही नहीं सकता जब तक इंसान 60 ईयर का ना हो। इसलिए उसका जो ग्रोथ है वो पूरा आपको मिल जाएगा। तो मैं चाहूँ जो मिनिमम आप कर सकते हैं 2000, 4000 से 6000 मिनिमम होता है, जो आप मिनिमम कर सकते हैं उसको करके जरूर कोशिश करें एनपीएस वात्सल्य अकाउंट खोलें अपने बच्चों के लिए और उसका बेनिफिट लें। जैसे पहले सुकन्या अकाउंट गर्ल्स के लिए केवल था, उसी तरह ये गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है। तो प्लीज इसके बेनिफिट को जरूर यूज करें। गोल्ड वगैरह पे मैं अब जो इसमें बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ये चीजें मुझे बतानी थी आपको, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स एंड ऑल, इस पे मैं नहीं जाऊंगा। तो प्लीज अगर आपको बजट को ध्यान से जानना है, समझना है, तो मैंने इस पीपीटी को पूरा एक्सप्लेन करके टीचर्स के लिए एक सेशन ऑर्गेनाइज किया था। वो सेशन मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आप इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, कॉमर्स के टीचर हैं, फिनेंस के टीचर हैं, बिजनेस स्टडी के टीचर हैं, तो जरूर उसको देखें। आपको बेनिफिट होगा, आपके नॉलेज बढ़ेगी, इवन जनरल पब्लिक भी देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब ये सब समझने के बाद मेनली मैं जा रहा हूँ कैपिटल गेन पे जो चेंजेस हुआ है उसको आपको समझाने को। मैंने आपको बताया था मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ, ध्यान से इसको समझने के उसके लिए मैं रोज नए नए स्टॉक्स न ढूंढता हूँ, न नए नए स्टॉक्स खरीदता हूँ। मेरी बाइंग स्ट्रेटेजी में कुछ लिमिटेड स्टॉक्स का लिस्ट है। वो लिस्ट जो है 50 स्टॉक, 60 स्टॉक, 70 स्टॉक, 80 स्टॉक, कुछ भी हो सकता है, हर इंसान का अलग अलग हो सकता है। मेरे पास करीब करीब 100 कुछ स्टॉक की लिस्ट है। मेरे पोर्टफोलियो में जनरली जो है 25-30 स्टॉक होते हैं, 20 से कम नहीं होते और 30 से ज्यादा नहीं होते। जनरली ये मेरा पोर्टफोलियो होता है। अब मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं कि इस बजट के इंट्रोडक्शन के बाद आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में क्या चेंज करें कि आप बड़े आराम से अपनी हर सेल में 7.5% का गेन बढ़ाएं। वो आपको ध्यान रखना है। कोशिश क्या करना है आपको, लिमिटेड स्टॉक, प्लीज चाहे तो इसको लिखें। अशोक राणा जी जैसे ऐसे सोएंगे तो आप भूल जाएंगे, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, लिखेंगे तो आप खुश रहेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिए इसको, पेन पेपर पे लिखें। सॉरी राणा जी, एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत सारे लोग सो रहे होंगे लेकिन आपका वीडियो ऑन था इसलिए मैंने आपका नाम ले लिया, तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन लिखें। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। आपको वो स्टॉक बार बार खरीदना है जो आपको अच्छे लगे। आपको नए स्टॉक नहीं खरीदना। आप 15, 20, 25, 30, 40 जो भी आपको स्टॉक समझ में आते हैं कि ये, अगर मुझे मान लीजिए टाइटन है और एशियन पेंट है, मैं टाइटन एशियन पेंट खरीद रहा हूं और नीचे चला गया और खरीद रहा हूं, अच्छे स्टॉक को अच्छे रेट पे खरीदना, सिंपल सा कंसेप्ट है, अच्छे स्टॉक को अच्छे रेट पे खरीदना है। अब मान लीजिए एक कोई XYZ और स्टॉक है, आपने कहीं टीवी पे सुना, कहीं आपने रिसर्च किया और कुछ भी ऐसा किया, आपको लगा ये स्टॉक और अच्छा है, आपको खरीदना है, पहले उसको विचार करें, देखें, एक अक्सर वॉच करें, फिर सोचेंगे। लेकिन जो स्टॉक आपने आइडेंटिफाई कर रखे उन्हीं को खरीदे। अब हो सकता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जनरली हम स्टॉक में 5% के आसपास का एक्सपोजर रखते हैं। यानी अगर मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो मैं 50,000 के आसपास का कोई पर्टिकुलर स्टॉक खरीदता हूँ, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक। 30,000 का खरीदता हूँ, 10,000 का और 10,000 का और 50,000, 60,000, 70,000, यहीं तक जाऊंगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख का है, कोई भी स्टॉक मुझे खरीदना है तो जब पहली बार खरीदूंगा वो 30,000 का खरीदूंगा, यानी 3%। फिर अगर भाई 3% ऊपर गया अच्छी बात है, नीचे गया तो थोड़ा और खरीद लूंगा 10,000 का, और नीचे गया 10,000 का और खरीद लूंगा, और नीचे गया मतलब 6% चला गया, 7% चला गया, 8% चला गया, इससे ज्यादा तो जाना ही नहीं, पहली बात।
ये आपका बेसिक स्ट्रेटेजी है। अब जब वो स्टॉक पहली बार आपने, सपोज मैं एशियन पेंट का एग्जांपल लेता हूं, एशियन पेंट का प्राइस क्या है, कोई बताएगा मुझे आज के टाइम पे जल्दी से? एशियन पेंट का प्राइस क्या है, जल्दी बताइए, अरे बता दीजिए, अब तक तो देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अंद्रेश जी बताइए, अनम्यूट करके। सर आपकी वो भाषा नहीं आती। अच्छा, अनम्यूट का मैंने ऑप्शन नहीं दिया, लिख दीजिए चैट बॉक्स में, क्या दिक्कत है? 3,000, वेरी गुड, लिख दिया किसी ने। 3200 लिख दिया किसी ने, इतना इतना डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं तो देखा भी, मैं अब डेली बेसिस पे देखता नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा नाउ अब आप समझिए, मैं 3,000 लेके चलता हूँ आप लोग के नॉलेज के लिए, ठीक है। 3100 कुछ है, तो मैं, आपने 3,000 का पहली बार एशियन पेंट खरीदा, दूसरी बार 2,800 का खरीदा, मान लो, तीसरी बार 2,700 का या 2,600 का कुछ खरीदा। अब जैसे ही एशियन पेंट 5%, 6%, 7% ऊपर जाता है, तो आपको एशियन पेंट में से आपको कुछ स्टॉक बेचने हैं, जितना आपको मन करे। आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए, मैं अपना स्ट्रेटजी आपको बता दूंगा। होगा क्या इस पूरे प्रोसेस में, होगा क्या आपका, जब आपने पहले 3,000 का खरीदा, फिर आपने 2,800 का खरीदा, फिर आपने 2,600 का खरीदा, लेकिन जब आप बेचोगे 2,600 के बाद वो ऊपर जाना सब शुरू होगा स्टॉक, आप बेचोगे, मान लो आपने 2,800 में बेचा या 2,900 में बेचा, 2,900 में जब आप बेचोगे, 2,900 में जब आप बेचोगे, आपका बिकेगा 3,000 वाला। क्यों? क्योंकि फीफो लगता है यहाँ पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो लगता है। जो पहले आया था वो पहले बिकेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो 3,000 वाला था वो बिक जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है, अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे, तो आपका जो स्टॉक बिकता है वो पहले वाला बिकेगा, यानी लॉन्ग टर्म वाला बिकेगा, शॉर्ट टर्म वाला नहीं बिकेगा। और जब अगर लॉन्ग टर्म वाला बिकेगा, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होगा, 12.5%। और जो बाद वाला होगा वो फिर आगे जाके कभी 2,600 होगा, या फिर आगे जाके फिर 2,800, 3,000, 3,200 कहीं होगा, फिर आगे कहीं बिकेगा। इस बीच में आप और खरीदेंगे, मतलब उसी स्टॉक को आप खरीद बेच खरीद बेच खरीद बेच कर रहे हैं। ध्यान से समझिए, आप नए स्टॉक खरीदेंगे, बढ़ेगा, आप बेचेंगे, तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा 20%। लेकिन आपने पास जो स्टॉक ऑलरेडी है, उसी स्टॉक को खरीद बेच खरीद बेच खरीद बेच करेंगे, तो आपका जो पहले बिकेगा, वो बिकेगा पहले वाला। और पहले वाला बिकेगा, इस प्रोसेस में थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि आपने, इसलिए मैं कहता हूं बार बार स्टॉक, एक बार में एक स्टॉक नहीं खरीदना है। जनरली भी पहले भी मुझे लोग कहते थे, तो मैं उनको हमेशा ही कहता था, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक आइडेंटिफाई करके रखिए, और उसी में, और जो इस बार बजट में चेंजेस आए हैं, इसके लिए तो सबसे अच्छा एक चीज और, पहले मैं ये करता था कि मैं कुछ स्टॉक अपनी वाइफ के डीमेट में खरीदता था, और कुछ स्टॉक अपने डीमेट में खरीदता था। जो वाइफ के डीमेट में खरीदता था, शॉर्ट टर्म के लिए उसको परचेस शेयर करता था, जो अपने में खरीदता था वो रखा रहता था। लेकिन अब ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिए, इसको भी लिख लीजिए आप लोग। अगर आप एशियन पेंट खरीद रहे हैं, तो एशियन पेंट को एक ही स्टॉक में, एक ही डीमेट में खरीदते रहेंगे। अगर आपको वाइफ के में खरीदना है, तो टाइटन खरीदना है, तो उसी में टाइटन खरीदेंगे, उसी में टाइटन खरीदते जाएंगे खरीदते जाएंगे खरीदते जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कुछ टाइटन अपने में खरीद लिया, कुछ टाइटन वाइफ में खरीद लिया, ऐसी गलती नहीं करेंगे। क्योंकि फिर फीफो को अप्लाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर फीफो को अप्लाई करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो अगर आप टाइटन, सपोज आपने सोचा वाइफ के अकाउंट में टाइटन खरीदना है, तो आप टाइटन खरीद रहे हैं, दोबारा खरीद रहे हैं, वाइफ के अकाउंट में खरीदिए, फिर टाइटन खरीदना वाइफ के अकाउंट में खरीदिए, फिर खरीदना वाइफ के अकाउंट में खरीदिए। सेम वे, अगर आप एशियन पेंट खरीद रहे हैं, अपने अकाउंट में खरीदा, दोबारा एशियन पेंट नीचे आया, कुछ भी हुआ या बेटर लगा, पैसे और आए, दोबारा खरीदना है, अपने ही अकाउंट में खरीदिए, फिर खरीदना है और पैसे आपके पास आ गए कहीं से, या एशियन पेंट नीचे चला गया, फिर आपने खरीदा, तो भी आप अपने ही अकाउंट में खरीदिए। एशियन पेंट यानी एक एक्स स्टॉक एक ही डीमेट में खरीदिए, क्योंकि जब भी आप उसको बेचेंगे, तो भी आप फीफो के बेनिफिट को ले पाएंगे, और जब आप फीफो के बेनिफिट को ले पाएंगे, तभी आपका टैक्स जो है वो 12.5% होगा, अदरवाइज 20% हो जाएगा। ठीक है। और वो जो लॉस होगा आपका, ध्यान से समझिए, ऐसा होगा, आपको दिखेगा कि आपने जो पहली बार खरीदा था 3,000, लेकिन बिका तो 2,900 में, तो आपका अकाउंटिंग में लॉस दिखेगा। कोई दिक्कत नहीं, उस लॉस से घबराना मत। क्यों? क्योंकि जो आपका 3,000 का परचेज प्राइस था पहले वाला, वो 29 में बिक गया, लेकिन जो बचा हुआ है वो 26 वाला है आपके पास, तो आपकी परचेज कॉस्ट कम आ गई है, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपका अपने आप ज्यादा दिखना शुरू हो जाएगा उस दिन से। रियलाइज में तो हो सकता है लॉस दिख जाए, लेकिन अनरियलाइज जो है वो आपको प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा, और वो ज्यादा दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए उसको आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लीज
इस स्ट्रेटेजी को ध्यान रखें। पहले मैं हमेशा आपको इस बजट से पहले कहता था कुछ स्टॉक अपने अकाउंट में खरीदे, कुछ स्टॉक वाइफ के अकाउंट में खरीदे। अब आज मैं आपको जो चेंज बता रहा हूं, कोई भी एक स्टॉक, सपोज आपने सोचा कि मेरे को टोटल 30 स्टॉक खरीदने हैं, मान लो आपका सेंसेक्स के 30 स्टॉक है, उसमें से 15 हैं वाइफ के अकाउंट में, जो 15 खरीद रहे हैं वो 15 वाइफ के अकाउंट में। ऐसा ना हो कि रिलायंस के कुछ यूनिट आपने अपने में खरीद लिए और कुछ आपने वाइफ के अकाउंट में खरीद लिए। ये गलती अब आप नहीं करेंगे। अगर आप रिलायंस खरीद रहे हैं तो अपने अकाउंट में खरीद रहे हैं तो अपने में ही खरीदते रहिए, खरीदते रहिए, खरीदते रहिए, खरीदिए। और अगर जियो फाइनेंस खरीद रहे हैं वाइफ के अकाउंट में तो उन्हीं में खरीदते रहिए, खरीदते रहिए, खरीदते रहिए, खरीदते रहिए। इन दिस मैनर, I'm again repeating, if you are buying stock X in a particular account, buy it in the same account, same account. Do not buy the same stock in two accounts. Because when you will be selling that stock, उस केस में आपको दिक्कत आएगी, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अदरवाइज आपने रिलायंस देखा, हाँ जी अब रिलायंस में मेरे 8% हो चुके हैं, मुझे तो 5% ही रखने थे, 3% ज्यादा है, स्टॉक जैसे ही थोड़ा सा ऊपर गया आप उसके बेनिफिट को मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आपको इस पे चार्ट पे जाके दिखाऊंगा कि कब आपको खरीदना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपको जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि प्लीज जो स्टॉक आप वाइफ के अकाउंट में खरीद रहे हैं वो वाइफ के अकाउंट में खरीदे, जो अपने अकाउंट में या मम्मी के अकाउंट, पापा के अकाउंट, जो भी करते हैं, जनरली हम लोग 1-2 अकाउंट में करते हैं, या आप ही का 2 अकाउंट हो, 2 डीमेट अकाउंट हो डिफरेंट, तो जो ऐसा ना हो कि एक शेयर आप दोनों अकाउंट में खरीद रहे हैं, ये गलती अब आप नहीं करेंगे। विवेक जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? रुकिए मैं आपको, अब देखिए अनम्यूट हो पा रहे हैं आप? बोलिए। हाँ जी सर। सर हाँ, मैं वो ये नमस्कार पहले तो नमस्कार। ये समझना चाह रहा था सर, जैसे आप कह रहे हो ना कि एक ही अकाउंट में लेने हैं, वो तो ठीक है, हमने 3 अलग अलग डेट पे लिया, एक आज लिया, एक 3 महीने बाद, एक 3 महीने बाद। तो जो 12.5% है वो तो तभी हमको मिलेगा, चाहे उसमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो तभी मिलेगा जब हम 1 साल के बाद बेचेंगे, 365 दिन के बाद हाँ बेचेंगे, हाँ है हाँ ना? हाँ हाँ मेन तो इसके अंदर यही है कि 365 दिन भी होने चाहिए, तब बेचोगे तो ही सर, बेनिफिट है। एकदम हाँ ठीक है, आप अपना क्वेश्चन और पूछिए फिर। यही था सर, मतलब हाँ ये ये ठीक है। वेरीफाई करना चाह रहा लेकिन था मैं। होता क्या है जब हम बेचते हैं, जनरली जो स्टॉक का जो एक चाल होती है ना, वो जनरली मैंने आप लोगों को बताया 3 साल लगते हैं। स्टॉक का जो मूवमेंट होता है वो 3 इयर्स में पूरा होता है। आपको मैं 10-20 स्टॉक अभी आपको दिखा दूंगा, 10-20 दिखा दूंगा, जो 3 साल में आपको दिखेगा कि हाँ साइकिल चलता है। तो आप क्या करते हैं, स्टॉक मैं हमेशा बताया कि टॉप पे हम कभी स्टॉक नहीं खरीदते। स्टॉक था 3,000 का, 3,000 से वो आया 2,000 पे या 2,500 पे आया, आपको लगा कम आ गया, आपने खरीद लिया 2,500 पे। भाई सिंपल सी बात है, 3,000 के स्टॉक 2,500 पे आया, फ्रॉम 3,000 इट केम टू 2,500, यू बॉट सम स्टॉक। लेकिन 2,500 से अब हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि वो दोबारा 3,000 की तरफ जाएगा, लेकिन वो तो 2,000 की तरफ आ जाए। अब फिर वो 2,000 से फिर 3,000 की तरफ जाके फिर 3,500 4,000 जाता है, जनरली ऐसा मूवमेंट होता है। तो हम 2,500 पे खरीदेंगे, फिर हम कुछ 2,300 पे खरीदेंगे, फिर हम 2,000 पे खरीदेंगे, फिर जब ऊपर जाएगा 2,000 से फिर हम कहीं 2,300-2,400 पे बेचेंगे। जब हम 2,300-2,400 पे बेचेंगे तो हमें बिकेगा कौन सा, हमारा 2,500 वाला बिकेगा। लेकिन जो टैक्स का कैलकुलेशन होगा, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो 1,25,000 का बेनिफिट मिलेगा, वो सब मिलेगा फीफो लगते लगते। लेकिन यही गलती अगर हमने ये कर लिया कि हमने 2 स्टॉक में 2 डिमेट में खरीद लिया, एक इसमें एक उसमें, अब जैसे स्टॉक ऊपर गया तो हमें प्रॉफिट किसमें ज्यादा दिखेगा, जो 2,000 वाला होगा उसमें प्रॉफिट दिखेगा। तो हम जनरली करते क्या है, हम प्रॉफिट वाले को बेचते, हम लॉस वाले को नहीं बेचते। एज ए ह्यूमन हम क्या करते हैं, हम एक अकाउंट में हमें 25% का प्रॉफिट दिख रहा है तो मेरे पास रोज मैसेज आता है, सर ये स्टॉक मुझे 25% का प्रॉफिट दे रहा है बेच दूं, ये 30% का प्रॉफिट दे रहा हूं बेच दूं, ये 40% का प्रॉफिट दे रहा है बेच दूं। तो हम प्रॉफिट, तो अगर आपने 2 में खरीदा होगा तो आप बेचोगे उसी को जहां आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा। लेकिन जैसे ही आपने बेचा आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाओगे उस केस में। इसलिए कह रहा हूं कि आप हमेशा खरीदेंगे स्टॉक को उस अकाउंट में जिसमें आपने पहले खरीदा, उसी में एडिशंस करेंगे। जो कर रखा है उसको छोड़ दीजिए, आप पास्ट में कर रखा है, डोंट वरी अबाउट दैट। बट फॉर द फ्यूचर व्हेनेवर यू आर बाइंग अ स्टॉक, try to buy same stock more frequently as compared to buy new stock. First thing, first rule. Second rule, buy same stock in same demat account. Do not buy one stock in 2 demat account. You can buy 2 different company in 2 demat account, but do not buy same stock in 2 different account. Means the
if you have 10 units of Reliance, buy all 10 units in one Demat account. Maybe that one you have bought 6 months away ago, and one you have 5 units you have bought today. It can be bad, but do not buy in different Demat account. Yes, Vivek ji. सर वो समझ गया आपकी बात। जैसे एक एग्जांपल है, मेरे पास HDFC मेरे 3 अलग अलग अकाउंट में है, एक एग्जांपल है। लेकिन एक HDFC जो बहुत थोड़ा अमाउंट का एक ही अकाउंट में है मान लो, तो बेचने का मन करेगा कि उसमें ज्यादा प्रॉफिट है इसलिए, लेकिन आप बेच दो दूसरे वाले को जिसमें ज्यादा मात्रा में है, क्योंकि वो 2 साल पहले का भी है। तो बिकेगा वो 2 साल पहले वाला। अल्टीमेटली तो एक ही बात है ना, पैसा चाहिए अकाउंट में। मैंने कहा ना कि जो पहले कर चुका है वो तो आप पेपर में, लेकिन क्या होता है सर, जब हम जॉब करने वाले लोग हैं, हम उतना ना कैलकुलेशन नहीं कर पाते उस समय। तो इसलिए मैं आपको एक सिंपल रूल बता रहा हूं कि आपके 2 डिमेट जनरली 2-3 लोगों के होते हैं, एक मम्मी के नाम पे, एक अपने नाम पे भी 2 होते हैं, या एक वाइफ के नाम पे। तो आपने ये स्ट्रेटेजी, तो दोनों चीज आई होप आप लोगों ने नोट कर लिए। पहली बात, यू आर नॉट सपोज टू बाई more scripts, you have to buy same scripts in more number, पहला रूल। दूसरा, you have to buy scripts in different dates। दूसरा कि आपको डिफरेंट, आपको सपोज आपको 100 यूनिट रिलायंस से खरीदने हैं, तो आज मत खरीदिए, आज कुछ 10-20 खरीद लिया, 2-4 महीने बाद फिर देखिए, 2-4 महीने बाद फिर देखिए, ऐसे खरीदते जाइए, ठीक है। तीसरी चीज, प्लीज डू नॉट बाय सेम स्क्रिप्ट इन डिफरेंट डीमैट अकाउंट, ट्राई टू बाय सेम स्क्रिप्ट इन सेम डीमैट अकाउंट, ठीक है। इससे आपको 7.5% एक्स्ट्रा का बेनिफिट कमा सकते हैं आप, प्लस 1,25,000 वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलने के चांसेस अपने आप बढ़ जाएंगे, बिकॉज योर बाई एंड सेल विल बी लॉन्ग टर्म। आपके जितने भी सेल होंगे वो लॉन्ग टर्म होने की संभावना बढ़ जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। यस भावना जी, यू वांट टू से समथिंग? हाँ भावना जी, अनम्यूट करने का मैंने आपको ऑप्शन दे दिया। यस बताइए। इवनिंग सर। यस सर एक चीज पूछनी थी कि जैसे अगर हमने स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, जैसे हमने सिम्फनी लिया 2 साल पहले लगभग 800 के आसपास, अब सिम्फनी जा रहा है 1200 पे, ठीक। अब इसी में अगर जैसे हम अगर हम खरीद बेच रहे हैं तो बिकेगा पहले हमारा 800 वाला, भले ही वो अकाउंट में लॉस दिखेगा लेकिन रियलाइज्ड गेन ज्यादा होगा। लेकिन फिर जैसे अगर हम लॉन्ग टर्म 7-8 साल के लिए ले रहे हैं तो हमारे पास वो 800 वाले का प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में अवेल में कर पाऊंगी, या जो लास्ट इन लास्ट आउट वाला रहेगा उससे कोई, आपको देखो आपके प्रॉफिट लॉस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस विल बी सेम, केवल आपके टैक्सेशन में फर्क पड़ेगा। आपका क्या होता है, 2 तरह के प्रॉफिट्स होते हैं, एक रियलाइज्ड एक अनरियलाइज्ड। अगर आपका रियलाइज ज्यादा हो गया तो अनरियलाइज कम हो जाएगा, अगर आपका रियलाइज कम हो गया तो अनरियलाइज बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपने 2 बार शेयर खरीदे हैं, एक बार कुछ में, दोनों को मिला के आपका प्रॉफिट दिखाता है। अगर आपने कुछ शेयर बेच दिए तो वो प्रॉफिट आपका रियलाइज्ड होता है, रियलाइज मतलब वो प्रॉफिट आपने बुक कर लिया, और जो आपने शेयर नहीं बेचे वो आपका अनरियलाइज्ड है। सिंपल सी बात है। अगर आपका रियलाइज प्रॉफिट ज्यादा होगा तो अनरियलाइज कम हो जाएगा, अनरियलाइज ज्यादा होगा तो रियलाइज कम हो जाएगा, इसलिए आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं केवल आपके टैक्सेशन पे, और टैक्सेशन का डिफरेंस है 7.5% का, यानी आपका ओवरऑल वेल्थ पे 7.5% का फर्क पड़ जाएगा। आपके प्रॉफिटेबिलिटी 7.5%, तो आपका टैक्सेशन को 7.5% कम करने की बात कर रहा हूं, प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। ठीक है। यस सुबह भास्कर मैम, यू वांट टू से समथिंग? सुबह भास्कर मैम, योर क्वेश्चन प्लीज, यू कैन अनम्यूट। Yes, sir. Yes. Sir, thank you so much, sir, first of all, for this session. And I understood one particular point, that is Demat account. We are not supposed to buy the same kind of company's share in 2 different Demat accounts. Yes. That I understood. And the first point, what you mentioned, that is first in, first out, or last in, first out, that particular concept. I'm not getting that clarity. That is, if, for example, I'm buying HDFC share, and again, once the rate is decreased, again, I'm buying it to average it, just for an example. Yes, yes, so yes. In that case, what happens? When I go for selling, how do I know that I'm selling the first in, first out shares, sir? How do I know? You did not to know. You did not to know. You put only sell option. Your stocks will automatically first, those stocks will go which you have purchased first.
Suppose you have in first sale you have purchased 10 stocks, and in second time again you have purchased 10 stocks. Now, if you are putting the sale option for 10 stocks, then your first 10 stocks will go. If you have put the sale option for 12 stocks, then first 10 will go and 2 from the second wala will go. Oh, okay. Understood, sir. Yes. Okay. Thank you very much. Now, thank you, sir. I'm going to share my screen. Yes, ma'am. You want to ask? Can I ask you one more question, sir? Can I ask you one more question? Yes, please. Sir, there is mutual funds. Now, if we invest, now the stock market is high. So is it the right time to invest in mutual funds, or No, we this can is wait not the for... right time to put. If your SIPs are going, get it, let it go. But this is not time to invest lump sum money in mutual fund. Okay. This is not the right time to invest in mutual fund for the lump sum money. Okay, I am sharing my screen. Again, I am showing you the strategy called as stochastic. मैं बार बार इसको बता चुका हूँ, कई लोगों को समझा चुका हूँ, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और जो लोग यूज कर रहे हैं मेरे पास आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि यस सर, वी आर गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम स्टॉकेस्टिक. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको केवल मैं बारकस दिखा रहा हूँ. बारकस ओनली 2126. The stock price was 3100 on 23rd जुलाई के आसपास. 33rd को ले लो, 24th को ले लो, 19th को ले लो, इसके आसपास ये आपका 3100 के आसपास था. और आज ये जो है आपका प्राइस जो है वो आपका 3300 के ऊपर चला गया. If you calculate in percentage form, it is more than 5%. I have told you that please apply this strategy in your trading. मैं हमेशा लेमैन को वो चीज बताने की कोशिश करता हूं जो, और चुपचाप कुछ नहीं, जीटीटी ऑर्डर लगा दो. जब आपको ये स्ट्रेटेजी दिखाई दे, मैं रिमूव करके, हो सकता है आप में से कोई नया हो, पहली बार आया हो, उसके लिए मैं दोबारा से एक बार रिमूव करके स्ट्रेटेजी बता देता हूं, सो दैट कि आपको पता हो कि हाँ हम इसको कैसे करते हैं. आई एम शोइंग यू द स्ट्रेटेजी. आपको इंडिकेटर्स पे जाना है. यू हैव टू गो ऑन इंडिकेटर्स. यू हैव टू पुट stochastic. Now on stochastic, when you are going on stochastic, you will find the data like this. Now go on settings. In settings, you have to put inputs 21, 5 and 5. 21, 5 and 5, and you have to do OK. This should be your setting. You have to buy the stock. Only few days back, all those who are in the mentoring, they must be knowing, मैंने उनको बजाज फिनांस बताया था. नॉट रिकमेंडेशन, मैं बार बार कहता हूँ, नॉट रिकमेंडेशन, केवल कि हाँ जी हम सीखते हैं. ना बजाज फिनांस, प्लीज इसको आज नोट करेंगे. मैं बाई करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आप केवल नोट करेंगे. क्या आप अगले 1 महीने 2 महीने में आप 5% इसमें कमा पाते हैं कि नहीं कमा पाते? अगर मैं आपको ये स्ट्रेटेजी है कि साल में बहुत आराम से 30% 35% का CAGR इसमें बन जाता है, इफ यू फॉलो द रूल्स. होगा ऐसा, मैं फिर बता रहा हूं. यू विल बाय 100 स्क्रिप्ट्स थ्रू आउट द ईयर. इन 100 स्क्रिप्ट्स 80 will give you the result, 20 will not give you the result. 20 will not give you the result. 20 minus and 80 plus 20 minus net is 60. 60 आपके ऐसे होंगे जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे. एंड बहुत आराम से 5% का आप रूल लगाते हैं तो 30-35% बहुत आराम से कमाते हैं. मेरे पास तो मतलब मेरे घर में जो कहते हैं ना, जो बच्चे भी बैठे होते हैं इंटर्न्स, वो भी बहुत आराम से करते हैं और बहुत अच्छे पैसे बनते हैं. लेकिन रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. इमोशंस जहां लगाया वहां दिक्कत होगी. तो आई एम गिविंग यू 2, 3, 4 स्टॉक्स टुडे. Note it down. Please, my humble request, this is not the class to give you any recommendation. I am showing you these stocks only कि आप 5 स्टॉक आज मैं आपको बता रहा हूं. 3 महीने इसको वॉच करना. आप एक पेपर पे आज के डेट पे लिखना. 3 महीने इसको वॉच करना. 3 महीने बाद आउट ऑफ 5 अगर एक गलत होता है, एक कुछ नहीं करता है और 3 सही होते हैं, आपने 10-10 हजार रुपए 5 में लगाए हैं. देखिए कि 3 महीने बाद एज्यूम कर लीजिए, पेपर पे लिख लीजिए कि आई हैव पुट 10,000 10,000 10,000 10,000.
और देखिए कि अब उसका मूवमेंट 2-3 महीने में कहाँ होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हाउ मच प्रॉफिट यू कैन गेन। जो लोग कर रहे हैं बहुत खुश हैं। तो वन इज बजाज फिनांस, अनदर स्टॉक आई थिंक वो निकल चुका है, वो ऊपर चला गया, वो भी जो मेंटरिंग वाले हैं वो प्लीज हैंड रेज करके बताएंगे क्या हमारी बात हुई थी इसके ऊपर। टाइटन बहुत अच्छा स्कोप था और उनको पता होगा बहुत अच्छे से, टाइटन ने में भी हमने यही स्ट्रेटजी लगाई थी। और आप देखेंगे डेट वॉज, इफ यू सी द डेट, डेट जब हमने टाइटन में इस रूल को फॉलो किया, ये आपके स्टॉकेस्टिक 20 के आसपास किस डेट पे था, 12 जुलाई के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ। इस लो पे के आसपास कहीं भी आपने खरीदा था, मे बी 3200 के आसपास आपने खरीदा था, 3200 पे 5% आपका होता है 360, सॉरी 160 रुपीज, 160 रुपीज आपको बहुत आराम से मिल गए थे। सिंपल सा रूल है। अनदर एशियन पेंट, अभी ये उस रूल के आसपास आया था जिसने लिया, इसमें आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, कोई बात नहीं, कहीं पे आपको 10 दिन में हो जाएगा, कहीं पे आपको 3 महीने में होगा, कहीं पे आपको 1 साल में होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कहीं पे 10 दिन में आपका टारगेट मिलेगा, कहीं पे आपको 3 महीने में टारगेट मिलेगा, कहीं पे 1 साल में टारगेट मिलेगा। बट इफ एवरेज देखेंगे, एवरेज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हेन यू आर गेटिंग द टारगेट। सेम जो फ्यूचर के लिए दिखा रहा हूँ, जियो फाइनेंस, प्लीज इस स्टॉक को देखेंगे, नोट करेंगे, आज का प्राइस नोट करेंगे, आज की डेट नोट करेंगे, अगले 2-3 महीने तक वॉच करेंगे। इसलिए नहीं कि इसको खरीदेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप में से 90% लोग एजुकेटर्स हैं। आपको ये चीज सिखाता हूँ सीखने के लिए, ताकि आप सीखें और बच्चों को बताएं, क्लासेस में बताएं, लोगों को बताएं कि नहीं जी, स्टॉक मार्केट इज नॉट सम जुआ सट्टा स्पेकुलेशन, देयर आर सम रूल्स, इफ यू फॉलो द रूल्स। मैं फिर बता रहा हूँ, आज मैं आपको जो 5, 7, 10 स्टॉक बता रहा हूं, ये 10 के 10 नहीं मीट करेंगे क्राइटेरिया को, नहीं मीट करेंगे। 10 में से 2 लॉस में जाएंगे, 2 कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 6 पॉजिटिव में जाएंगे और नट सेल आप प्रॉफिट बना के निकल जाएंगे। दैट इज द वे यू मेक प्रॉफिट इन स्टॉक मार्केट। दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन, दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो मेकिंग। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 10 स्टॉक खरीदेंगे और 10 के 10 प्रॉफिट देंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप 10 स्टॉक खरीदेंगे और एक ही महीने में 10 के 10 5% देंगे, ऐसा भी कोई रूल नहीं है। ऐसा है कि 10 में से 2 प्रॉफिट देगा, 2 लॉस देगा, और सॉरी 2 वही रहेगा, 2 लॉस देगा और 6 प्रॉफिट देंगे। ऐसा होगा कि उस 10 में से एक ऐसा होगा जो 2 दिन में ही आपको 5% बना देगा, एक ऐसा होगा जो 1 हफ्ते में बनाएगा, एक ऐसा होगा जो 15 दिन में बनाएगा, 3 ऐसे होंगे जो 1 महीने में बनाएंगे, 3 ऐसे होंगे जो 2 महीने में बनाएंगे, और 2 ऐसे होंगे जो 1 साल में बनाएंगे, और एक ऐसा होगा जो 2 साल में भी बनाएगा। ऐसा भी हो सकता है। बट एवरेज देखेंगे तो यू विल बी मेकिंग अप्रोक्स बहुत आराम से 4-5% एवरेज बन जाता है महीने का। आप एवरेज, मैं बार बार कहता हूं, एवरेज देखें। और अभी आप लोग 70 लोग लाइव हैं, 75 लोग लाइव हैं, देयर आर 75 पीपल। आई एम गिविंग यू अथॉरिटी, एनीवन कैन टेल सर हम इसको फॉलो कर रहे हैं और ये ऐसा नहीं बन रहा। फॉलो नहीं कर रहे हैं आप, रूल्स नहीं लगा रहे हैं आप, टाइम नहीं दे रहे हैं आप, संडे को बैठ के रिसर्च करके स्टॉक नहीं निकाल रहे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि मैं आपको टिप्स नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, मेरा काम नहीं है। ठीक है, मारुति को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ दिन पहले हुआ था, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था। एसबीआई उस डायरेक्शन में जा रहा है, एसबीआई कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ। एसबीआई कार्ड ने बहुत दिनों से पैसे नहीं बनाए हैं, लेकिन एक मैंने आप लोगों को 3 times in 3 years स्ट्रेटजी बताई हुई है, इसको नोट कर लें। जब हमारी नेक्स्ट क्लास कभी होगी तो मैं उसको रिपीट करूंगा। 3 times in 3 years 2-3 स्टॉक्स बहुत अच्छा वेव्स बना रहे हैं। अगर आप लोगों को पता होगा, वेव्स हमने पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे वेव्स बनाते हुए स्टॉक्स हैं। इसलिए फिर बता रहा हूं कि जब मैं इस तरह के स्टॉक की बात करता हूं तो हमेशा कहता हूं इसको नोट करें, लिखें और देखें। अगर ये ऐसा फॉलो हो रहा है, आपको जो स्ट्रेटेजी सिखाई गई है वो फॉलो हो रही है, तो आगे जब आपको कोई स्टॉक दिखे तो उसमें फॉलो करें, देखने की कोशिश करें। आप मुझसे टिप्स ना मांगें,
आप ये देखें कि हाँ सर ने एक वेव्स की क्लास ली थी, आप मेरे यूट्यूब पे जाएं, आपको वेव्स के बारे में कहीं ना कहीं पता चलेगा, हाउ वेव्स ऑपरेट। और अगर वो आपको वेव्स ऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जी, ये मेरे को बहुत अच्छा बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है, और ये 3 टाइम्स इन 3 इयर्स की स्ट्रेटेजी कहीं मुझे दिख रही है। क्या होती है वो बाद में कभी बताऊंगा, आज की क्लास में नहीं बता पाऊंगा। आज की क्लास हमारे किसी और पर्पस के लिए है। अगेन डिक्सन टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजी आप देखिए, आपको समझ में आएगा कैसे आपका स्टॉकिस्टिक ने बहुत आराम से 5% जो है बहुत कम टाइम में दिया है, और अभी ये टारगेट को मीट नहीं किया है, अभी ये और ऊपर जाएगा। प्लीज खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूं, देखिए देखिए अगले कुछ दिनों में आपको समझ में आएगा। डिक्सन टेक्नोलॉजी को भी देखेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट जब ये नीचे ऑरेंज लाइन को ब्लू लाइन नीचे से कट करती है, वो आपकी एंट्री पॉइंट होती है। ऑरेंज लाइन को ब्लू लाइन नीचे से कट करती है और आपका स्टॉकिस्टिक 20 के आसपास होता है, दैट इज द एंट्री पॉइंट। लेकिन जब मैं एंट्री पॉइंट की बात करता हूं तो हमेशा ध्यान रखना, बाई करते समय आपका जो स्टॉक है वो लाइफ टाइम हाई से नीचे होना चाहिए, पहला रूल। दूसरा, वो अच्छा स्टॉक होना चाहिए। अच्छे स्टॉक के क्या रूल्स होते हैं हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप उसको जरूर देखें, आपको समझ में आएगा। आप देखना चाहते हैं तो आप आइसर मोटर में देखें, आपको इसके आसपास आपको समझ में आएगा कि हाँ अगर हमने स्टॉक स्टिक को देख के हाँ भाई क्या होता तो आज क्या होता, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये देखिए HDFC लाइफ बहुत ही प्यारा रूल को फॉलो किया है, और मेंटरिंग वालों को पता होगा कि हाँ जी HDFC लाइफ ने कितने अच्छे से पैसे बनाए हैं पिछले ही कुछ दिनों में, पिछले ही कुछ दिनों में। अगर आपको देखना है तो अभी किसी ने पूछा था कि हाँ सर स्टॉक कैसे हम रोटेशन को देखते हैं, सेक्टर रोटेशन को देखते हैं, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसको आपको याद दिलाने के लिए बता रहा हूं कि पिछले 2 महीने में जो क्लासेस हुई थी, अगर आपको याद होगा मैंने कहा था FMCG FMCG FMCG, प्राइवेट बैंक प्राइवेट बैंक प्राइवेट बैंक, IT IT IT। और मैं ये लाइन क्यों बोल रहा हूं, अगर ये मेरे यूट्यूब पे चैनल पे ये पिछली क्लास पिछले 2 महीने पहले की बात होगी, लाइव होगी, आप जाके चेक कर लेंगे। मई के आसपास की बात होगी, ये देखिए ड्रॉ किया हुआ है, उसी समय के आसपास का ड्रॉ किया हुआ है, और उसके बाद आपको बहुत अच्छे से पैसे बना के दिया है। ये देखना है, डाबर देखना है, डाबर को देखिए, आपको समझ में आएगा पैसे कैसे बनते हैं आपको। अब आप जाके जब स्टॉकिस्टिक आपका हाई पे है, आप स्टॉक खरीद देंगे, आपने कोई रूल लगाया नहीं, तो आपको कैसे बनेगा। आपको देखना है, IT में देखना है, TCS को देखिए, आपको समझ में आएगा कि हाँ जी पैसे कैसे बने हैं। अगर आपको बैंक्स में देखना है, HDFC बैंक, ठीक है, जो आपने HDFC बैंक 2 साल पहले खरीदा था उसमें पैसे अभी नहीं बने हैं, लेकिन जो HDFC बैंक अभी आपने यहाँ खरीदा था स्टॉकिस्टिक को देख के या सेक्टर रोटेशन को देख के खरीदा था, पैसे बन रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि आप, मुझे लोग कहते हैं सर स्टॉक HDFC बैंक तो चल ही नहीं रहा 2 साल से, अरे क्यों चलाना है, मुझे नहीं चल रहा, पैसे बन रहे हैं ना आपको। मैं बार बार कहता हूं, आप बार बार HDFC बैंक को ही खरीदिए, आपके पास आपको 50 HDFC बैंक रखने हैं, रखे रहिए उसको, आप 10 और खरीद लीजिए, जब नीचे आता है फिर ऊपर जाता है 10-15 बेच दीजिए, फिर नीचे आता है 10-15 फिर खरीद लीजिए, ऊपर जाता है जाने दीजिए। तो अगर आप स्ट्रेटजी को यूज नहीं करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में हमेशा रोते रहेंगे। अगर आप स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं जी पैसा तो बन रहा है, और बहुत आराम से बन रहा है। फिर वही बात है, जो लोग टिप्स पे या इजी में, कुछ लोगों को स्टॉक मार्केट इजी मनी लगता है, ये इजी मनी नहीं है। आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, आपको अच्छे स्टॉक्स की पहचान रखनी पड़ेगी, और आपको अच्छे स्टॉक को अच्छे समय पर पकड़ना पड़ेगा। रील्स देख के काम नहीं चलेगा। मैं खुद देखता हूं, अगर मैं 4 मिनट की रील बनाता हूं, 2 मिनट की रील बनाता हूं, उस वीडियो पे इतने लोग लाइक देखता हूं, इतने व्यूज आ जाते हैं पूछो मत। लेकिन जो 1 घंटे की क्लास होती है उसको देख, तो जब आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है देखने का, जब आपको अपने चीजों को टाइम ही नहीं दे सकते, आप सोचते हो 2 मिनट में कोई आपको एक टिप मिल जाए तो ठीक है, वो तो ऐसी दुनिया चल रही है, ठीक है, कुछ लोग नुकसान करेंगे तभी तो हम कमाएंगे, तो मैं तो चाहता हूं कि दुनिया में लोग नुकसान करें नहीं नुकसान करेंगे तो कहां से कमाएंगे, तो इसलिए ठीक है, दिस इज द वे हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। तो आपको समझना पड़ेगा। अगेन चलिए इसी इसी में, याद है कोई मेंटरिंग वाला बताएगा, अगर कोई है तो मेंटरिंग वाला, मोतीलाल ओसवाल याद आ रहा है, कोई है मेंटरिंग वाला, कोई हैंड रेज करके बता सकता है।
तो पता होगा कि हाँ कैसे पैसा बना था इसने। तो पैसे बनते हैं, बहुत आसानी से बनते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ, टाइम मैं थोड़ा कम दे पाता हूँ। पहले जितना हम लोग वीक में 2 बार 3 बार 4 बार जुड़ पाते थे, अब हम नहीं जुड़ पाते, मेरी लिमिटेशंस है। क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करना है। मेरा पर्पस आपसे पैसे कमाना नहीं है, मेरा पैसा है ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच करना। और ज्यादा से ज्यादा रीच करने के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट वर्क पे लगा रहता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि हाँ मैं आपको जितनी मदद हो सके करने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज मोतीलाल ओसवाल के स्टॉक को देखिए, आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने कब बताया था, क्यों बताया था। इसलिए नहीं कि कोई टिप दिया था, इसलिए आपको समझाने की कोशिश की थी। स्टॉकिस्टिक को फॉर अच्छा स्टॉक क्या होता है? जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ हो, जिसमें प्रॉफिट ग्रोथ हो, जिसमें प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी हो, जिसका डेट इक्विटी अच्छा हो, जिसका वैल्यूएशन अच्छा हो, जिसमें आपका जो प्रमोटर्स हैं वो अच्छे लोग हों, जिसका बिजनेस मॉडल अच्छा हो। इसके ऊपर हमने बहुत वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और जब वो अच्छे प्राइस पे आए, अच्छा प्राइस क्या होता है? प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए, प्राइस टू आपका अर्निंग देखिए, और उसके बाद सेल्स टू मार्केट कैप देखिए, बार बार कहता हूं, उसको कंपेयर कीजिए पीयर से और पास से, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा और अकॉर्डिंगली आप स्टॉक को सही रेट पे खरीदेंगे तो पैसे बनते हैं। आई होप मैंने कोशिश किया है आपको इस स्ट्रेटजी को, जो हमारा इस बार बजट में चेंज आया है, उसको कैसे आप एडॉप्ट करेंगे बजट में चेंजेस को। तो सो दैट कि आप कहते हैं ना, लोग परेशान हो गए, बहुत सारे लोग, सर अब ये हो गया वो हो गया। क्यों परेशान होना चाहिए? पहले मैं 15% देता था जिस चीज पे, अब मैं उस पर 12.5 दूंगा। लोगों को ये लगा कि 15 देता था, 20 हो गया। मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपना स्टॉक का मूवमेंट ऐसे देख रहा हूँ कि मैं जिस पे मैं 15 देता था जो शॉर्ट टर्म में, उसी पे अब मैं 12.5 दूंगा। मैं उसे लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करके पैसा कमाऊंगा। शॉर्ट टर्म वाले को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करूंगा। और उसका आसान सा तरीका है, मैं एचडीएफसी खरीदे जा रहा हूँ। मैं आई एम गिविंग यू एग्जांपल, नॉट कोई रिकमेंडेशन। अब जब बेचना होगा तो मैं एचडीएफसी को ही बेचूंगा, लेकिन मेरा बिकेगा कौन सा? जो 1 साल पहले वाला था। अगर एचडीएफसी अभी 1800 से फिर 1600 आ गया, मैंने खरीद लिया और मैं उसको बेचूंगा 1600 का, 1800 में बेचूंगा, तो मुझे 200 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन मैं बेचूंगा वो जो पुराना था, काम खत्म। तो इंस्टेड ऑफ 15% आई विल बी पेइंग ओनली 12.5%। तो मेक द स्ट्रेटेजी, योर स्ट्रेटेजी शुड बी लाइक दैट कि यू कैन गेन अ लॉट। और कोशिश करेंगे तो हर चीज में आप पॉजिटिविटी निकाल सकते हैं, अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। अब मैं अगले 5 मिनट आप लोगों को दूंगा। दो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप लोग टीचर्स हैं, आप लोग डिफरेंट ग्रुप्स पे जुड़े हुए हैं, नॉट ओनली द स्टॉक मार्केट ग्रुप्स जो मैंने बनाए हुए हैं डिफरेंट, प्लीज उस पे इन क्लासेस के बारे में लिखिए। अगर आपको पॉजिटिव लगता है, अच्छा लगता है तो अच्छा लिखिए, खराब लगता है तो खराब लिखिए। मेरा पर्पज है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करना, खासकर उन कॉमर्स के टीचर्स तक रीच करना जो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, एफएमएम पढ़ाते हैं, कि मैं ज्यादा से ज्यादा टीचर्स को इसको एजुकेट कर पाऊं और उनके थ्रू। क्योंकि एक टीचर को एजुकेट करने का मतलब होता है कि मैं 100 बच्चों को कम से कम एजुकेट कर रहा हूँ जो वो 11 12 में पढ़ा रहे हैं। इस तरह से इस पूरे मार्केट का जो कंसेप्ट है, जो ये जुआ सट्टा स्पेकुलेशन का जो कंसेप्ट है, इससे बाहर निकाल के लोगों को ये एजुकेट करना कि नहीं जी, दिस इज a game where you can make your strategy, you can do your research and you can do investment and earn money। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर आप डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हैं जहां टीचर्स हैं, तो जरूर आज की क्लास का फीडबैक लिखें, अच्छा खराब जो आपको लगे लिखें। अच्छा लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, खराब लिखेंगे तो खराब लगेगा, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगी, बस यही होगा। तो सुनील गुप्ता जी, यू वांट टू से समथिंग? प्लीज। अब मैं आप लोगों को राइट दे रहा हूँ अनम्यूट करने का सबको। तो आप लोग चाहे तो अपने आप को अनम्यूट करेंगे जब आपका मन करेगा और क्वेश्चंस पूछेंगे। और मैंने जो भी स्टॉक का नाम लिया है, मेरी मजबूरी है स्टॉक का नाम लेने के लिए, से भी एकदम स्ट्रिक्टली मना करता है, लेकिन मैं स्टॉक का नाम केवल और केवल आपको दिखाने के लिए लेता हूं कि आप इसको देखें और अगले 2 महीने 3 महीने बाद देखें कि हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। और अगर वो हो रहा है तो इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड देन यू कैन पुट इट इनटू योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इसलिए मैं आपको देता हूं कि हाँ, आज जो स्टॉकेस्टिक 20 पे है, 20 पे आया तो देखो कहाँ है 20 पे, क्योंकि मैं जब तक दिखाऊंगा नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने नाम लिए हैं। हो सकता है जो भी स्टॉक मैंने आपको दिखाया उसमें से कोई मेरे पोर्टफोलियो में ना हो, मैंने कोई खरीदा ना हो सकता है उसमें से अगर मेरे पास कोई हो तो मैं कल ही बेच दूं।
तो इसलिए मेरे कहने पे कोई स्टॉक आप नहीं खरीदेंगे, ना इन्फ्लुएंस होंगे, ना कहते हैं ना कि ना उसके उसके ज्यादा रिकमेंड करेंगे, उसको कोई मतलब नहीं है। आपका काम है इस रिसर्च को जानना, समझना और इसके सेम चीज को अप्लाई करने की कोशिश करना। तो आई एम गिविंग गुड इवनिंग सर। ऑप्शन। यस सर, सुमित गुप्ता जी प्लीज। सर, ये जो आपने इस स्टॉकिस्टिक में बताया स्पूतनिक के 2155, हाँ ये इसको मैंने इस स्ट्रेटेजी को यूज किया, 21 को नहीं किया, मैंने 433 को किया था। हाँ, वो तो थोड़ा सा शॉर्ट इसका टर्म। डिफरेंस मुझे समझा पाएंगे? हाँ जी ये 433 या 2155 जो है, ये सर, क्या चीज है ये? 2155 थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है और ओके। 433 थोड़ा शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म मतलब हर 2-3 दिन में जो शॉर्ट टर्म जब ट्रेडर है जो बहुत जल्दी जल्दी देख रहा है उनके लिए मैं मान के चलता हूं कि मेरे को जितने लोग फॉलो करते हैं वो जनरली वर्किंग क्लास के लोग हैं, दिन भर नहीं देख सकते, सैटरडे संडे को भी 1-2 घंटे देख लिया तो बहुत है। इसलिए मैं हमेशा 2155 करता हूँ। 433 भी मैंने बताया हुआ है, लेकिन उन लोगों के लिए जो दिन में कम से कम 10 बार अपने ऐप को 5 बार कम से कम देख सके कि हाँ जी अब ये स्टॉक कहाँ जा रहा है, तो उसी के सर, लिए 433 अप्लाई करना है। ठीक है। 433 अप्लाई करके मैंने एक स्टॉक लिया था डिलीवरी का, हाँ डिलीवरी स्टॉक, और वो विद इन 4-5 डेज 8% पहुंच गया मैं था। बताया 433 टारगेट मेरा शॉर्ट टर्म के 5% ही था। 433 ले- बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है और हाँ 2-2.5-3% पे हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं उसमें। ठीक है, जी। ऊपर जाए तो आप लेकिन ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के कर लकी सकते हैं, लेकिन लकीली मैं वो तो लकीली कर मैं रहे थे। 8% तक गया था। हाँ तो मेरे पास लेकिन बहुत हो गए, तो 433 इज अ गुड हाँ स्ट्रेटजी। लेकिन वही है कि उसके लिए आपको टाइमिंग ज्यादा, अगर मान लो आप हाउसवाइफ है या आप रिटायर्ड है तो आप 433 अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो जॉब में है इस समय या जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए 433 अप्लाई करना सही नहीं रहेगा, बिकॉज आप देख नहीं पाओगे उतनी जल्दी जल्दी। ठीक है, मधु तनवर जी आपका क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। सर मुझे पूछना था कि सनोफी के बोनस शेयर मिले हैं या नहीं? मिले हैं किसी को जी सनोफी के बोनस शेयर? मैम मैंने देखा नहीं है, मैं देख के आपको बता पाऊंगा। ठीक एक्चुअली है, सर 13 जून थी उसकी डेट, लेकिन वो आए नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने देखा नहीं है इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो मैं देख के ही ओके बता सर, पाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। कुलजीत कौर मैम, गुड इवनिंग। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर मुझे ये पूछना था, आपने सारे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो बता दिया, बट जो डिविडेंड के ऊपर हमारे अदर सोर्सेज में आता है और हमारी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग सर टैक्स लगता है, मान लो हम 30% टैक्स स्लैब में आ रहे हैं तो उस पर तो 30% टैक्स लग जाता है सब डिविडेंड पर, डिविडेंड तो फिर इनकम। क्या चाहते क्या है आप, ना लगे? अरे ज्यादा कमाते हैं तो ज्यादा देते हैं। देवे ये सीतारमन जी ने कहा है कि अगर आपको टैक्स नहीं देना है तो कम कमाइए। ये तो मैम उस देखो जो टैक्स बनता है, देखो हमेशा टैक्स की किताब अगर आप पढ़ेंगे, हम लोगों को बीकॉम में हुआ करता था, तो टैक्स चुराना जो है गलत है, टैक्स बचाना गलत नहीं। तो टैक्स बचाने की जो स्ट्रेटजी है मैं आपको वो बता सकता हूँ, टैक्स चुराने की कोई स्ट्रेटजी मैं बता नहीं सकता। ठीक है, अब घर पर आ जाएंगे, एक कप चाय पिलाएंगे तो शायद मैं चुपके से कोई बता दूं, लेकिन लाइव तो बिल्कुल नहीं बता सकता। ठीक है, तो आपको समझना ओके सर। पड़ेगा। वैसे उस पर कोई फायदा नहीं है, जो टैक्स बन रहा है उसको दीजिए, इंजॉय करिए। डिविडेंड इतना बन रहा है कि आप 30% टैक्स दे रहे हैं, तो यू शुड बी हैप्पी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। विपिन बैद जी आपका क्वेश्चन। सर गुड इवनिंग सर। नाम। गुड इवनिंग। आई होप मैंने कुछ मदद की होगी आज आपको। यस सर। बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन पुराने आपके एक सेशन में से है। आपने जो सिखाया था बियरिश एंगल्फिंग एंड बुलिश एंगल्फिंग, तो सर आज मैं स्टॉक्स ऐसे आपने जो सिखाया था वॉच कर रहा था, तो मैं बस जानना चाहता हूँ सर कि आप वॉच करके बताएंगे कि क्या मैंने सही प्रेडिक्ट किया। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैं उसके बाद वॉच कर रहा था, तो क्या वो क्या क्या बियरिश पैटर्न देखा है एंगल्फिंग? आपने? चलिए बहुत अच्छा है, सब लोग देखेंगे। विपिन रीजन मैं एक स्टॉक ही दे रहा हूँ, नॉट अगेन, फिर मैं बता रहा हूँ कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, मैं केवल जवाब दूंगा इनके। क्लीन साइंस, क्लीन क्लीन साइंस में साइंस, आपने यस सर। क्या देखा सर, कौन सा पैटर्न देखा? वेरी गुड, बियरिश सर इनगल्फिंग। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। यहाँ पे बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल आज ही बना है, और बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल अपने आप को बताता है कि इसका नेक्स्ट मूव डाउनवर्ड होना चाहिए। फिर मैं एकदम सही कह रहे हैं आप, यहाँ पे बेयरिश इनगल्फिंग है, यानी पिछली कैंडल को एक रेड कैंडल ने पूरा कवर कर लिया, उसे कहते हैं बेयरिश इनगल्फिंग। अगर पिछली कैंडल को एक ग्रीन कैंडल पूरा कवर करती है तो उसे कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, तो वेरी गुड।
मैं आप लोग इसको वॉच करिएगा, क्या कल परसों नरसों में ऐसा होता है कि इस स्टॉक का मूवमेंट नीचे की तरफ होता है। दूसरी चीज मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में करें तो 100% कुछ भी सही नहीं होता। आप 100 देखेंगे, यही पैटर्न अगर 100 देखेंगे तो आप देखेंगे 80, 85, 90 में ये सही होगा, 10 में ये गलत होगा। तो नट सर आप प्रॉफिट में रहते हैं। तो लेकिन अभी सर ने बताया, विपिन जी ने, बेयरिश इनगल्फिंग ग्रीन साइंस में बना है, यानी ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल ने कवर किया हुआ है। अब ऐसा हुआ यानी ये शो कर रहा है कि अगला मूव इसका नीचे के डाउनवर्ड मूव होना चाहिए। तो अगले 2-4 दिनों में आप लोग इसको देखें, और अगर होता है तो आपका क्या होता है, जब आप वो चीज वॉच कर लेते हैं तो आपके मन में होता है हाँ अब ये सही है। मेरे कहने पे या किताब पढ़ के आपको नहीं लगता है ऐसा, तो जरूर देखें। गुड विपिन जी, आपकी रिसर्च अच्छी है। सौरभ जी, आप थैंक यू क्वेश्चन सो प्लीज। मच सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सर मेरा से एक क्वेश्चन था, जैसे सर हम अभी चेक कर रहे हैं सभी कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और सर निफ्टी एट द सेम टाइम सर लाइफ टाइम हाई पे है, तो सर हमें उस स्टॉक में ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिसकी जो लो वैल्यूएशन पे है, या फिर क्योंकि वही जिनमें पोटेंशियल है सर कंपनी में, या सिंपल सा ग्रोथ भी अर्निंग आपको अच्छी बता है? रहा हूँ, किसी भी टाइम पे आपको 2 स्ट्रेटेजी देखनी है। एक, जो मैं रेगुलर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और जो मेरे पास लमसम मनी आ रहा। लमसम मनी अगर कहीं से आया, कहीं से पीएफ का पैसा आया, कहीं से ग्रेचुटी का पैसा आया, कोई एफडी मैच्योर हुई, कोई आपने घर बेचा, कोई, तो वो पैसा लगाने का अभी टाइम नहीं है। उस टाइम पे आपको पूरा मार्केट देखना होता है। जब मार्केट आपके सही वैल्यूएशन पे होती है तो हम लगाते हैं। आज वो टाइम बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं जो आप रेगुलर पैसा लगा रहे हैं, हर जैसे हर महीने 10,000, 20,000, 50,000 कुछ भी आपका बच जाता है, 2,000, 4,000 आप उसको इन्वेस्ट करते हैं। उसको लगाने का सिंपल सा तरीका है, जो आपके लिस्ट में स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक की लिस्ट बना के अगर आपने नहीं रखी है तो आप गलत कर रहे हैं। उसको देखिए कि क्या वो अपने पास्ट और अपने पीयर्स, 2 वर्ड बार बार यूज करता हूं, अपने पास्ट और अपने पीयर्स के निचले वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, तो उसमें आज भी लगाने का टाइम है। चाहे मार्केट कहीं पे भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वैसे स्टॉक आज हैं? एकदम आज भी हैं। आप ढूंढेंगे जी सर, आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू। अंद्रेश जी, आपका क्वेश्चन प्लीज। मैं फिर आप लोगों से सर नंबर रिक्वेस्ट करूंगा, फीडबैक जरूर डालेंगे डिफरेंट ग्रुप्स पे। यही आप लोगों की तरफ से मेरे लिए कहते हैं ना गुरु दक्षिणा होती है। और जितने ग्रुप्स पे डाल सकते हैं कॉपी पेस्ट करके डालना होता है, उसमें कोई एफर्ट की जरूरत नहीं होती है। प्लीज जरूर डालेंगे फीडबैक। अंद्रेश जी, आपका क्वेश्चन प्लीज। सर ये जो अभी आप पास्ट और पीयर की बात कर रहे थे, ये मैं आज टाटा एलेक्स से ही देख रहा था। वो 200 डीएमए से नीचे, और उसका पी रेशो भी अच्छा, मतलब एवरेज के आसपास ही चल रहा है। ठीक है, तो आप ठीक क्या है, करना चाहते हैं? एक मैं तो बोल दूं सबके सामने कि आप फेल हो? ये तो नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, नहीं सर, वो आप, आपने जो सिखाया था उसके हाँ हिसाब से मैं देख रहा था, वो मैं बता रहा हूँ, वैल्यूएशन पे आ रहा है सही। आज भी मेरे पास कोई आया था नए मेंटरिंग के, उनको पैसे का इन्वेस्ट करना था, उनको 10 स्टॉक बताया। मैंने उनको आज 13 स्टॉक निकाल के लिस्ट बना के दिया है कि कल आप अपने पैसे को इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये हमारी बात हुई हम्म, है। अब अगर 13 हम्म, स्टॉक आज निकाला गया है, यानी आज भी 13 स्टॉक ऐसे हैं, और भी होंगे, जो कि सही वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। तो हमेशा देखिए सर, हम्म, बुरे से बुरे मार्केट में स्टॉक हाई वैल्यूएशन पे मिलता है, और अच्छे से अच्छे मार्केट में कुछ स्टॉक आपको लो वैल्यूएशन में मिलते हैं। वो बस ढूंढने वाली बात है बस। बस ढूंढने वाली बात है। और मैं एक क्वेश्चन था स्टॉकिस्ट से रिलेटेड। इसमें यस, साइड में स्केल था जो 0, 40 और 80 का। तो हाँ, हमें जब इसको इन्वेस्ट करना, एंट्री पॉइंट हमारा वो 0 के आसपास होना चाहिए ना? 20 के आसपास, 20 के आसपास एंट्री, 20 के हाँ, आसपास। एंट्री पॉइंट 20 के आसपास होना चाहिए, और एग्जिट और ब्लू लाइन कट करेगी ऑरेंज को वो ब्लू नीचे लाइन से। नीचे से। आपने एसीएमसी पढ़ा हुआ है, बिजनेस सॉरी इकोनॉमिक्स में? व्हेन, नहीं सर, मैं इकोनॉमिक स्टूडेंट नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, तो वो ब्लू लाइन ये दिख रही है, ब्लू लाइन ऐसे आ रही है और ऑरेंज लाइन आ हम्म, रही है। जब ब्लू लाइन नीचे से ऐसे कट करेगी ऑरेंज को, तो आपको ठीक ठीक, विवेक जी वो आप, एंट्री पॉइंट है। हाँ विवेक जी ठीक, आपका क्वेश्चन नहीं प्लीज। उसके कट करने से पहले भी एंट्री कर सकते हैं? जब कट करेगी तभी करना है उसको? कट करते हैं तो थोड़ा स्टॉक मोमेंटम में आ जाता है, अगर आप पहले करते हैं तो अच्छा हाँ, उसके बाद ना अगर आपने अच्छा, हो पहले सकता है एंट्री कि कर ली, 1-2 महीना वेट करना पड़े उसके हाँ, लिए तो फिर, आपका अगर हो तो। टाइमिंग, वेट टाइमिंग जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक ठीक, ठीक ठीक है, तो Sir, टाइम भी, RSI थैंक or यू। call stochastic, which is better, sir? Ma'am, for those who are beginners, I will recommend RSI. And if you are investing from last 2 years, 3 years, 4 years, then you should be shifting to stochastic. Thank you, sir. Thank you. Okay. अशोक राणा जी,
आपका क्वेश्चन सर गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। ऐसा है कि आपने अभी कहा कि प्रॉपर्टी बेच के उसका पैसा हम इसमें लगा दें, नहीं, तो मैंने टैक्स नहीं की कहा ऐसा सर, अभी नहीं लगाने का सर, टाइम नहीं है। मैंने नहीं लगाने का नहीं, मैं वैसे पूछ रहा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर। हाँ मान लगाते हैं, हम लगाते हैं तो उसका टैक्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या? सर, अगर वो वो ब्लैक वाला पैसा आया है तब तो बहुत ही आएगी। नहीं ऐसा फिर मैंने ये सुना है सर, ये सुना है कि स्टॉक का पैसा कमाया हुआ जो हम 10% जितना भी कमाते हैं वो प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं हम। किसका? स्टॉक सर का जो पैसा डिपेंड हम करता कमाते है हैं। सर, आपका फ्यूचर क्या है, आप चाहते क्या हैं आपका। देखिए सर, मैंने तो ये देखा है कि प्रॉपर्टी को संभालना दुनिया का ऐसा काम हो चुका है ना, आसान का। जब तक आप यंग हैं, जब राइट तक राइट, यू आर राइट। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ, मेरी फैमिली में ही है, उनके पास ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो वहां जाएं कैसे, कब जाएं। वो अब वो ट्रेन में बैठते हैं तो भूल जाते हैं, वो स्टेशन राइट पे राइट पहुंच ही नहीं पाते। मतलब उन्होंने चार चार सिटी में फ्लैट तो खरीद लिए, लेकिन अब उनके लिए वो समस्या बन गई है। राइट। तो आपको ना कुछ चीजें बड़ा सिचुएशन के पास है, ये सब चीजें। नहीं सर, मैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ पूछ रहा हूँ, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ पूछ रहा हूँ सर। टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, आज के टाइम पे भी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी से अच्छी इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं। नहीं यू आर राइट, इसमें तो कोई नो डाउट सर, नो सर डाउट। मैं ये मान के चलता हूँ, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, ये सब मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये मानते हैं या नहीं मानते? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। अब मैं जब इनको देखता हूं कि जी इनकी जो टोटल वेल्थ है उसमें से कितना प्रॉपर्टी में है और कितना इक्विटीज में है, तो मैं देखता हूं कि अपने 90% इक्विटीज में रखते हैं, 10-5% प्रॉपर्टीज में रखते हैं। राइट राइट। तो जब मैं ना सर, मुझे ना अपने आप को इंटेलिजेंट मानने में कोई, मैं कहता हूं 2-4 इंटेलिजेंट लोगों को फॉलो करो, बस काम खत्म। नहीं सर, तो जब बिल्कुल अगर बिल्कुल। टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी अपनी वेल्थ का 90% इक्विटी में रख रहे हैं और 10%, 5% प्रॉपर्टी में रख रहे हैं, और हम अपनी वेल्थ का मान लो 15% रख लेंगे, प्रॉपर्टी में 20% रख लेंगे, लेकिन जहां हम 80% प्रॉपर्टी में रखने की कोशिश करते हैं, वहीं वो हमें गरीब बनाने लगता है सर। नहीं सर, बेसिक मैं ये कह रहा हूँ, सपोज प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ की है, वो पैसा 2 साल के लिए कैपिटल गेन है उसका, 2 अच्छा, ईयर एक चीज, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, वेरी गुड। अगर कोई आप लोग जुड़े हैं, एक ये बहुत बड़ी गलती होती है, लोग कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए, समझिए क्या होता है, सपोज आपको 10 लाख का कैपिटल गेन हुआ, आप उस कैपिटल गेन टैक्स को बचाने के लिए पैसे को कैपिटल गेन टैक्स वाले बॉन्ड में डाल देते हैं, जो 5%, 6% का रिटर्न देता है। अब सपोज मैं कहता हूं आपके पास 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा आए, 10 लाख को मैं इक्विटी में केवल निफ्टी का ETF खरीद लेता हूं, तो मुझे 12% का रिटर्न मिलता है। राइट। अब 5 साल बाद मैं केवल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी नहीं जोड़ रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट जोड़ रहा हूं, वैसे तो ज्यादा होगा कंपाउंडिंग करेंगे तो, लेकिन अगर 12% है, 5 साल के बाद मेरा जो पैसा है 72 डिवाइड बाय 12, तो करीब करीब 6 साल में मेरा डबल हो जाए। राइट राइट। और लेकिन वही पैसा मैंने कैपिटल गेन बॉन्ड में रखा है, कैपिटल गेन बॉन्ड में रखा है, तो मेरे को वहां पे 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, 36% मिलेगा मेरे को। राइट राइट राइट। और कंपाउंडिंग भी नहीं मिलेगा, वो नॉर्मल मिलेगा। अब 36%, 10 लाख पे 36% होता है 3.5 लाख, यानी मेरा पैसा होगा 13,60,000 रुपए, 13,50,000, 60,000। ऑन द अदर हैंड कि उस 10 लाख में से मैंने 20%, 10% जो भी कैपिटल गेन टैक्स, तो अब आपका 12% बना होगा, पे कर दिया, बचा मेरा 8,80,000, उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया निफ्टी में, और वो 6 साल में डबल हो गया, तो वो 16 लाख हो गया। तो सर प्लीज टैक्स देने में नुकसान नहीं है। मैं कई कहता हूं अपने पैसे को टैक्स देके उसे तेजी से काम कराइए, एज कंपेयर कई बार हम टैक्स बचाने के चक्कर में हम अपना गेन खो देते हैं। आपको पूरी कैलकुलेशन समझ में आ गई है, मैं दोबारा समझाऊं? नहीं ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई ना, क्योंकि 10 लाख को कहते हैं ना नॉन वर्किंग बना देते हैं जब आप बॉन्ड में डालते हैं, क्योंकि वो तो इन्फ्लेशन से इनकम रेट से बढ़ेगा, वो नॉन वर्किंग है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये 10 था लाख पे टैक्स देके जो 8.5 लाख रुपए है उसे आप वर्किंग बना देते हैं, वर्किंग बनाते हैं। राइट। सर मैं ये कह रहा था कि हमारा 2 इयर्स तो टाइम है नहीं, हम सोच रहे भाई प्रॉपर्टी अभी बेची है तो अकाउंट में रहेगा, 5-6 महीने में कुछ चीजें ढूंढेंगे, तब तक क्या इक्विटी में लगा सकते वो पैसा? नहीं सर, मैं बिल्कुल इक्विटी में वही पैसा लगाना है जो कम से कम आपके पास 4 साल 5 साल के लिए हो, उससे कम वाले कुछ नहीं पता इक्विटी में क्या होगा सर। ओके। अभी वो इजराइल वाले ने पता नहीं किसको मारा है, युद्ध शुरू हो जाएगा, पता नहीं, पता नहीं, सही बात, कुछ भी नहीं पता। तो प्लीज मार्केट में क्या हो रहा है उसको ना देखें, क्या हो सकता है उसको विजुअलाइज करें।
तो Right, right, ऐसा right. कोई भी Thank you. पैसा जो कम से कम 5 साल के लिए आपके पास 4 साल के लिए ना हो, उसे इक्विटी में बिल्कुल लगाने के बारे में सोचना भी नहीं। हो Thank you, सकता है sir. आपका Thank you. पैसा 6 महीने में डबल हो जाए, लेकिन नहीं हुआ तो फंस No, गया तो इसलिए। ठीक Right. है, विवेक जी आपका Thank you, क्वेश्चन प्लीज। विवेक जी। सर वो एक क्वेश्चन ये था मेरा, जैसे 4 स्टोकेस्टिक के अंदर 433 लगाते हैं और एक 2177, डिफरेंस आपने बता दिया लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का। इसमें सर रिटर्न का भी कोई अलग अलग टारगेट है क्या? जो जैसे 433 लगाते 433 हैं उसमें 2.5-3% वीकली का हम मान के चलते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत अच्छा रिटर्न होता है, आप करके देखिएगा। 2.5-3% आप बड़े आराम से वीकली कमा, एवरेज देखेंगे वीकली मिलता है। वो उनके लिए है जो एकदम ट्रेडर कम्युनिटी के हैं, उनके लिए। और जो 2155 है, इसमें मंथली आपका 5% बनता है, मंथली 5% है। तो और ये जस्ट एक अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा सर बाकियों को भी, इसमें जब तक जीटीटी ऑर्डर नहीं लगाओगे ना तब तक नहीं मजा आएगा। मजा नहीं मतलब जब तक आउटपुट नहीं निकलेगा, क्योंकि आप देख नहीं पाओगे वो कब टारगेट हिट करके वापस नीचे आ रहा है। तो सोचिए कि अगर आप 2155 को देख नहीं पा रहे हैं तो 433 को देखना तो और मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हाँ, मतलब जीटीटी के बिना नहीं चलेगा, मेरा कहने का मतलब। मैंने बताया ना, इसमें दिमाग तो लगाना नहीं होता ना, इमोशंस बिल्कुल हटा दो। इस रेट पे खरीदा, इस रेट पे बेचना है, काम खत्म। मैं तो सर जिस दिन परचेज करता हूँ ना उसी दिन मोमेंट में उसका प्लस करके जो जीटीटी ऑर्डर लगा देता हूँ, फिर को देखने की जरूरत नहीं है, आएंगे तो आ जाएंगे अपने आप पैसे अकाउंट। ठीक, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मैं एक दो लोग और को हैंड रेज कर रहे हैं, मैं उनका क्वेश्चन अब नहीं दे पाऊंगा, टाइम को हम एक्सीड कर चुके हैं। माई हम्बल रिक्वेस्ट, डू राइट योर फीडबैक। आपका फीडबैक मुझे मोटिवेशन देता है, जितने ज्यादा फीडबैक होंगे उतनी जल्दी क्लासेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir.